हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर द परीक्षा गुरु क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जान ले थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस का एक सेकंड पार्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, वर्तमान में जो समय चल रहा होता है उसके बारे में बताते हैं। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार कोई काम होना, कोई भी काम किसी भी क्रिया में कंटिन्यूसली होना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में कोई काम का होना, और कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है कि कोई भी काम, आपका किसी भी काम को लगातार करना। ठीक है, टेंस समय बताएगा आपका कि कौन से समय में हो रहा है। तो हम पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। तो इसकी पहचान जो है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मैंने क्या बोला है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। आपको पता चल गया, जब आपके पास कोई हिंदी वाक्य आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। आपको पता चल जाएगा अगर अंत में क्या लगा होगा आपका, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप हमेशा याद रखना कि कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम और आर लगेगी। ठीक है, इज, एम और आर लगेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगी। पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। तो आपका जो इज है, इज जो है आपका, कोई भी आपका सब्जेक्ट ही से शुरू हो, मतलब कि वह, लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, शी, इट, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। याद रखना, ही, शी, इट जो है आपके थर्ड पर्सन होते हैं। और इन्हीं के साथ आपका एक सिंगुलर नाम कोई भी हो तो उसके साथ भी आप किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। एम का सिर्फ आप एक ही पर्सन के साथ यूज़ होगा। आपका एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, मैं। आई के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं आर की। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ आप एम लगाएंगे, तो बाकी जितने भी बच गए उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, आर। अब बच क्या गए, यू बच गया, दे बच गया, और सिंगुलर हो चुके हैं तो हमारे प्लूरल बच गए। ठीक है, सिंगुलर हो चुका था तो हमारा प्लूरल बच गया था, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, आर। तो आपको पता चलेगा कि ही, शी, सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे, आई के साथ आप एम लगाएंगे, और आर के साथ आप यू, दे और प्लूरल यूज़ करेंगे। ये होते हैं आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कि कर्ता, कि कौन काम कर रहा है, तो आप उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी। तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब तो पता चल गई। अब आप इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। जहाँ पर भी कोई भी टेंस में कॉन्टिन्यूस वर्ड जुड़ा हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस में, किसी भी प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। और अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप हिंदी कोई वाक्य आ जाएगा आपके सामने तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आप इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, उसको आप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप कोई भी हिंदी वाक्य बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो आपको पता होता है कि हमें हिंदी में ऐसे बोलना है, लेकिन आपको उसकी इंग्लिश बनाते वक्त एक प्रॉपर मैनर में बनाना होता है, तो जिसको हम टेंस के अंदर उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो एक बार वो देख लीजिए।
सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। आपको पता है, मैंने बताया है अभी, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। आपका ये स्ट्रक्चर है, मतलब कि जब आप हिंदी वाक्य जब आपके सामने आ जाएगा तो आप सबसे पहले उसमें से सब्जेक्ट उठाओगे कि कौन काम कर रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाओगे, ठीक है। आपको मैंने यूज़ भी बताया कि किसके साथ कौन सा यूज़ होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका जो भी क्रिया हो रही है आपको पता चल जाएगी कि क्या क्रिया हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और उसके साथ आप आईएनजी अटैच कर दोगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस फुल स्टॉप, आपका स्टॉप हो जाएगा सेंटेंस। तो अब मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपके सामने हम घर जा रहे हैं, हमने सेंटेंस बना हम घर जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इसमें कौन काम कर रहा है, हम, बहुत सारे, हम घर जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसमें हमें पता है कि हमारा जो करता है वो क्या है, हम है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, आपको पता है कि वी होती है। वी आपका सब्जेक्ट बन चुका है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, वी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था तो आपको पता होगा वी के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, आर, और क्रिया क्या हो रही है, घर जा रहे हैं, तो मतलब जाना, जाना आपकी क्रिया है, कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई हमारी गो, और उसके साथ आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, कहाँ पर जा रहे हैं हम, घर जा रहे हैं, तो घर की इंग्लिश क्या होती है आपकी, क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू हाउस एंड फुल स्टॉप। और सिंपल सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस हमेशा एंड फुल स्टॉप से होता है, हमेशा याद रखना कि आपका कौन सा सेंटेंस किस पर स्टॉप होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर फुल स्टॉप ऐड किया है। तो आपको सिंपल सेंटेंस समझ आया, तो हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बस आपका जो सिंपल सेंटेंस है वैसा ही रहता है, बस वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत ही क्या जुड़ जाता है, आपका नोट जुड़ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस भी एक सिंपल ही सेंटेंस होता है, बस वहाँ पर नोट लग जाता है, तो आपका फुल स्टॉप के साथ इसका एंड होगा। तो इसका कोई एग्जांपल बताइए। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ये आपके पास कोई वाक्य आया है, तो आपको इसका टेंस के अकॉर्डिंग इसका आपको यूज़ करना है टेंस का, और आपको इसको इंग्लिश में लेकर आना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, मैं। तो मैं के लिए आपकी इंग्लिश क्या होती है, आई के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो आई के साथ ही हमेशा क्या लगता है, एम। हेल्पिंग वर्ब लग गई, हेल्पिंग वर्ब लग जाने के बाद आपका नोट यूज़ होगा, तो हम नोट लगा देते हैं, ठीक है। नोट लगाने के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में हमारी वर्ब है क्या, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, क्या काम हो रहा है, खेलना काम हो रहा है, ठीक है। तो खेलने की क्रिया, मतलब कि खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्ले, तो हम यहाँ पर वर्ब क्या यूज़ करेंगे, प्ले, और उसके साथ आपको क्या लगाना, आईएनजी। तो प्ले के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खेल रहे हो आप, क्या नहीं खेल रहे हो, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
एंड फुल स्टॉप, हमारा एंड, और कुछ हमारा था ही नहीं जो हम इसमें यूज़ करते। तो आपको पता चला कि आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे, एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो कोई मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेती हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज आता है बस आपका, बाकी सिंपल सेंटेंस की तरह ही होता है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है उससे जस्ट पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। पहले आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। आपका एंड किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो लेते हैं कोई वाक्य लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो क्या वह मुंबई जा रहा है? क्या वह मुंबई जा रहा है? किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह मुंबई जा रहा है, तो क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमें पता चला कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और रहा है लग गया अंत में, तो आपको पता चल गया कि कौन सा टेंस है हमारा यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब क्या वह मुंबई जा रहा है, हमें अब कहाँ पर जाना पड़ेगा? इसके स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर हमारा उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको पता है कि क्या वह मुंबई जा रहा है, तो वह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि कौन जा रहा है, कौन का जवाब क्या है? वह। तो वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वह है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वह के लिए क्या लगती है? इज। वेरी गुड, इज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट आपका ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? वह मुंबई जा रहा है, तो जाना आपकी क्या है यहाँ पर? वर्ब। तो वर्ब जाने की क्या होती है? गो, और गो के साथ क्या लगता है? आईएनजी, तो गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पर? मुंबई। इज ही गोइंग टू मुंबई, बस फुल स्टॉप। ये था हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस। क्या वह मुंबई जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा? इज ही गोइंग टू मुंबई। आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें वहाँ पर कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा सेंटेंस वहाँ पर यूज़ होगा, उसका बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म होने के बाद आपके WH फैमिली के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। WH फैमिली का यूज़ कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि WH फैमिली के अंदर होते कौन कौन से वर्ड हैं। ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपके जिसको बोलते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आपके, वो देख लीजिए। तो WH से स्टार्ट होने वाले वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या। हाउ, हाउ, हाउ का मतलब कैसा। व्हाट, हाउ, हु मीन्स कौन। व्हेन, देखिए ये आपके कुछ 5 WH फैमिली से रिलेटेड। हम WH फैमिली कैसे यूज़ करेंगे? जब आपका किसी भी हिंदी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग, इन 5 शब्दों का प्रयोग, इनमें से कोई भी एक आपका हिंदी वाक्य में बीच में आ जाए, तो वहाँ पर आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो हम इसका कोई एग्जाम्पल लेकर करते हैं, आपको तभी समझ आएगा। तो क्या वाला भी कर लेंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल है, तुम घर कब आ रहे हो।
किसी ने सवाल किया है कि तुम घर कब आ रहे हो, सवाल है ये। तो सवाल किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। और हमेशा याद रखना, जब आपका हिंदी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया तो आपका इंग्लिश में भी, आपका इंग्लिश सेंटेंस में भी क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा। तो देखिए, तुम घर कब आ रहे हो, मैंने अभी लिखवाया है, तो कब की इंग्लिश आपकी थी, क्या थी, व्हेन। तो इसका स्ट्रक्चर सिर्फ आपका जो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसी का स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ वहाँ पर स्टार्टिंग में WH फैमिली यूज़ होती है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपकी सेम यही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, बस WH फैमिली का यूज़ हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब पूछ लिया तो आपको पता चला कि WH फैमिली का यूज़ होगा, क्योंकि हिंदी वाक्य में बीच में आ रहा है कब, क्या, कब, कहाँ, कैसे। मैंने ये शब्द लिखवाए थे तो उनमें से कब मैंने उठाया है, तो कब आपको पता चला कि ये WH फैमिली से रिलेट कर रहा है। तो आप कब की इंग्लिश मैंने क्या लिखवाई थी अभी, हाँ जी, वेरी गुड, वैन हो गया, WH फैमिली से वैन। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर क्या लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हाँ जी, आर, वेरी गुड, आर, व्हेन आर यू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, आना, तो व्हेन आर यू कम। अब ING लगाना है, तो कम के साथ जब ING जुड़ता है हमारा तो आपका कमिंग बन जाता है, ई हटकर हमारा आई लग जाता है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ING, कमिंग। घर पूछा है तो व्हेन आर यू कमिंग एट होम, कि तुम घर कब आ रहे हो। तो हमारी ये इसका इंग्लिश का सेंटेंस बन गया और कंप्लीट हो चुका है। तो आपका देखिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी यूज़ हुआ, प्लस आपकी WH फैमिली भी यूज़ हुआ। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमारा हिंदी वाक्य में जब हमने देखा तो हमारा हिंदी वाक्य में पता चला कि कब जो है वो बीच में लग रहा है। हमें जानते हो आप क्या के बारे में बोलना चाह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आया समझ में। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तुम क्या कर रहे हो, क्या मैंने यहाँ पर किस कैसे यूज़ किया, बीच में यूज़ किया हिंदी वाक्य में। तो आपको पता चला कि क्या अगर मैंने बीच में यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या लगेगी आपकी WH फैमिली। तो मैंने क्या के लिए आपकी WH फैमिली में लिखवाया था, क्या, व्हाट, वेरी गुड, याद कर लिए। तो आपका क्या के लिए क्या लग गया, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर, वेरी गुड, व्हाट आर यू। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, कोई भी काम करना क्या होता है, डू, तो व्हाट आर यू डूइंग। हाँ जी, नॉर्मल भी हम बोलते रहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो आपके उसके पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। तो अच्छा, आज समझ में आया सब बच्चों को, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो गया। आपको पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी यूज़ हुआ है, और आपके WH फैमिली भी यूज़ हुई है। अब हम एक छोटा सा भी कुछ एक डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, छोटा सा मैं एक वाक्य लिख रही हूँ आपके लिए, तो देखिए थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ बस मैं। अगर आपने सबने ऊपर ध्यान से वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि मैंने सिंपल सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर लिखवाया, नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर लिखवाया, इंटरोगेटिव का भी लिखवाया है, WH फैमिली से रिलेटेड भी स्ट्रक्चर लिखवाया है। तो मैं आपको एक छोटा सा देती हूँ, तो मिक्स करना है आपको, तो देखते हैं पता चलेगा। क्या वर्षा नहीं हो रही है,
क्या वर्षा नहीं हो रही है, तो इट जो है आपका वो लिविंग के लिए यूज़ नहीं होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि बाकी के जितने भी पर्सन थे वो आपके सिर्फ लिविंग के लिए यूज़ होते हैं। इट जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो क्या वर्षा नहीं हो रही है में वर्षा जो है आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको यहाँ पर आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करना है? इट। तो इट के साथ हमें मैंने बताया था सबसे पहले, इट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज़ लगती है। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर याद है, तो हमें पता होगा कि क्या के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी? इज़ आएगी। हेल्प हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? इट। इज़ इट। फिर मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप क्या लगाओगे? नॉट। तो इज़ इट नॉट? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में जो था वो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट था, और हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ हो चुकी है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो हम छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस ने तो छेड़खानी की थी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, हमने बाकी सेंटेंस तो अपना पूरा यूँ का यूँ रखा था, तो ऐसे इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इज़ इट नॉट? वर्षा हो रही है। वर्षा का होना क्या होता है? रेन। तो रेन आपकी वर्ब हो गई, तो रेन के साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? रेनिंग। तो इज इट नॉट रेनिंग? एंड आप लास्ट किससे करेंगे? क्वेश्चन मार्क से। तो इज इट नॉट रेनिंग? तो आपको ये कौन सा सेंटेंस मिल गया? आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टेंस के बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और तो आप सबका प्यार मिलता रहेगा, तभी हमारी हिम्मत बनी रहेगी। तो